मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। अक्सर सुनने को मिलता है कि जिसके पास सुविधाएं नहीं होती उनके पास बुलंद हौसले और हौसलों भरा आसमान रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आई है छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से, जहां जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक पिता के जेल की चार दीवारी से बाहर निकलते हैं और अपनी बेटी को ऑनलाइन क्लास में हिस्सा नहीं लेने का दर्द महसूस करते हैं। तो जेल में जोड़ी पाई पाई से अपनी बेटी के लिए मोबाइल खरीदते हैं और पालते हैं बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना। आपको प्रोत्साहित करने वाली यह कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। जब एक पिता जेल से बाहर आता है तो वह देखता है कि बाकी बच्चियों की तरह उसकी बच्ची ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके पास मोबाइल नहीं रहता। तो मेहनत करके जोड़े एक एक पैसे से वह मोबाइल खरीदता है और अपने बेटी को कहता है कि पढ़ पढ़ और डॉक्टर बन। आनंद ने दरअसल समाज और माता पिता को देवता मानने वालों के लिए एक उदाहरण पेश किया है। यह कहानी हमारे सरगुजा संभाग के ब्यूरो रवि अग्रवाल ने भेजा है, आप भी जरूर देखिए। यामिनी अब कुछ इसी तरह से मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ती हुई नजर आती है। यामिनी इससे पहले भी ऐसा ही पढ़ना चाहती थी, लेकिन यामिनी के पिता छत्तीसगढ़ के सरगुजा केंद्रीय जेल में सज़ा काट रहे थे, इसलिए यामिनी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर माता पिता आपके पास में हैं तो भगवान यानी ईश्वर आपके पास में हैं। और कुछ ऐसा ही महसूस हुआ यामिनी को जब उनके पिता आनंद जेल से रिहा हुए अच्छे व्यवहार के कारण। जब उन्हें सेंट्रल जेल अंबिकापुर से रिहा किया गया तो अपने घर आकर अपनी बच्ची का हाथ थामते या पिता सबसे पहले उनका दर्द बांटना शुरू किए, और जिसके बाद अपनी बेटी के लिए मेहनत की कमाई से जोड़े गए पैसे से एक स्मार्टफोन ला कर दे दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बच्चों से कहा जा रहा है कि आप स्मार्टफोन लेकर पढ़ाई करिए, लेकिन यामिनी गरीब परिवार से आती हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह मोबाइल नहीं खरीद पा रही थी। लेकिन जब उनके पिता जेल की चार दीवारी से आज़ाद हुए तो उन्होंने अपनी बेटी के सपने को याद करते हुए उनके हाथों में पंख लगाकर यह कह दिया कि बेटी उड़ती जा, मैं तेरे साथ हरदम खड़ा हूँ। और इसीलिए आज यामिनी डॉक्टर बनने का सपना देखकर लगातार उड़ रही है। आज हम खड़े हैं सरगुजा के एक ऐसे गांव में जिसका नाम है आमा दरहा। एक ऐसी मार्मिक घटना जो हमको यहाँ तक खींच के लेके आई है। अगर मीडिया 24 इस जगह पर आके खड़ा हुआ है तो कोई ना कहीं एक मार्मिकता हमको यहाँ खींच के लाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव के, एक ऐसे घर की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 15 अगस्त को जेल से उम्र कैद की सज़ा के बावजूद अपने अच्छे व्यवहार से
जेल से इनको छूट मिली और उसके बाद जब वह घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद जब वह घर की आर्थिक स्थिति देखते हैं तो उनका मन भर आता है। उन्होंने अपनी बेटी, जो उनकी इकलौती बेटी है, वह जो डॉक्टर बनना चाहती है, कई सपने हैं उसके, लेकिन वह इन पिता के अभाव में इस कार्य को अंजाम नहीं दे पा रही थी। लेकिन जब पिता आते हैं और आज जो छत्तीसगढ़ का परिवेश है जहां ऑनलाइन पढ़ाई की बात की जा रही है, उसके पास मोबाइल तक नहीं था। ऐसे में पिता ने पारिश्रमिक के पैसों से अपनी बच्ची के लिए एक मोबाइल खरीदा, जिससे आज इनका परिवार खुशहाल है। वह बच्ची भी पूरी तरह से तत्परता से डॉक्टर बनने के लिए तैयार है। आइए ऐसे ही एक व्यक्ति जो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं कि कैसे उन्होंने जेल में अपनी एक अच्छी पहचान बनाई, जिससे उनको जल्द बाहर आने का मौका मिला और उनका अपने बच्चे के प्रति क्या सपना है। आइए उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। जैसा कि आप जेल से अभी 15 अगस्त को रिहा हुए, आपके अच्छे व्यवहार को देखते हुए जेल से आपको पहले ही छुट्टी मिल गई, तो कैसा वहाँ जेल का व्यवहार था? क्यों इतना आप जब जेल गए, उसके बाद अब जेल से बाहर आए तो आपने अपने घर की जो स्थिति देखी, आपको जो पीड़ा हुई, कैसे आपकी बच्ची, क्या सपने थे आपकी बच्ची के, क्या बताया आपकी बच्ची ने, वो जानना चाहते हैं। जब जेल से मैं छूटा 15 अगस्त को, मैं गांव में आया, घर में आया तो देखा कि सब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बेटी के पास मोबाइल नहीं है, तो बेटी बोली कि नहीं मोबाइल खरीद दो, ऑनलाइन पढ़ाई करूँगी। ऐसे में कैसे पढ़ाई कर पाऊँगी? मेरे को जेल में 8,000 पारिश्रमिक मिला, तो बेटी बोली कि थोड़ा और महंगा मोबाइल खरीद दीजिए, ताकि यहाँ टावर की समस्या रहता है, गांव देहात आदमी है, एरिया है। तो फिर मैंने पत्नी से कुछ पैसे मांगे, तो पत्नी दी पैसा, तो 12,000 रुपया ऐसे करके हम लोग इकट्ठा किए, तो फिर उसके लिए 12,000 रुपया का मोबाइल खरीद दिए। अब बेटी पढ़ रही है, कोशिश कर रही है, और बोल रहा हूँ कि पढ़ो, और जितना हो सके कोशिश करूँगा कि और कुछ व्यवस्था पढ़ाई के लिए कर दूँ, और बेटी आगे चल के एक डॉक्टर बन जाए, उसका सपना पूरा हो, और डॉक्टर बनना चाह रही है। कहीं ना कहीं आप जैसा बता रहे हैं कि बच्ची आपका डॉक्टर बनना चाहती है, बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना हर माँ बाप करते हैं। आप बच्ची के उज्जवल भविष्य को लेके किस प्रकार का आगे जिला प्रशासन से या लोगों से क्या अपील करेंगे? कैसे आप अपनी बच्ची के लिए इतना जो कठिन रास्ता होता है उसको पूरा करने में अपना सहयोग निभाएंगे? मैं जब जेल में था तो पत्नी उसको पढ़ा रही थी इधर उधर करके, हैं। जब कोरोना काल में पत्नी पढ़ा नहीं पाई, बेटी पढ़ नहीं पा रही है, ऐसी मौसम में मैं छूटा, ऐसे समय में छूटा कि बेटी के लिए बहुत काम आया। अब जेल में भी रहा तो कुछ काज पैसा पारिश्रमिक में पत्नी को देता था। अब बेटी को पढ़ाया, अब पढ़ती गई और इतना आगे बढ़ती गई हैं। आगे भी जब मैं आ गया हूँ तो सोचता हूँ जब मैं वहाँ से इतना कर सका तो घर आके और कुछ कर सकता हूँ, ऐसा मेरा सपना है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी बच्ची को एक ऐसे पद पर देखना चाहते हैं जो आपका सपना है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप आपकी बच्ची जो है पढ़ के अच्छे से डॉक्टर बने और एक ऊंची उड़ान उड़े। ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है, और परिस्थितियों के कारण अगर उससे कुछ अपराध होता है या गलती होती है तो उसको प्रायश्चित करने का अवसर हर समाज में मिलता है। और जब समाज की बात नहीं मानता है, कानून की बात नहीं मानता है, तो वो कारागार में आ जाता है। कारागार आज के जो समय में हैं सुधार गृह हो गए हैं, और हम सब जो जेल के अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरे के पूरे उस बंदी की शिक्षा को लेकर, उसके प्रशिक्षण को लेकर कोशिश करते हैं कि व्यक्ति अगर गलती से या परिस्थितिवश अपराध किया है तो आने वाले समय में दोबारा अपराध ना करें। जी सर, जैसा बताया आप कि अपराधी, चूँकि आपने एक बात कही थी कि अपराध जो होता है उससे घृणा करना चाहिए, अपनी को अपराधी से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो लगातार आप जेल में आने के बाद कैदियों के लिए जो रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, उसको लेके क्या विचार आता है आपके मन में? देखिए, कोर्ट का जो वारंट होता है उसमें ये लिखा रहता है कि इससे सश्रम सज़ा दी जाती है, श्रम कराना है, काम कराना है। तो उस कैदी के हम हुनर को पहले देखते हैं कि कौन सा काम करेगा। अगर बढ़ई का काम जानता है, सिलाई का काम जानता है, बागवानी का काम जानता है,
तो उस काम को उसकी रुचि के हिसाब से हम वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगाते हैं। और जब वो काम करता है तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुशल जो कारीगर है, कैदी है, उसको 75 रुपये प्रतिदिन का पारिश्रमिक मिलता है। और जो उससे कम जानता है, अकुशल जिसे बोलते हैं, उसको 60 रुपये रोज़ का पारिश्रमिक मिलता है। और इस पैसे की आधी राशि बंदी के खाते में जमा होती है और आधी राशि क्षतिग्रस्त परिवार को जाती है। तो ये जो आनंद था, इसने पिछले 2006 से लेकर 2020 तक 14-15 सालों में 53,000 से भी ज़्यादा रुपये मैंने कमाए जेल में। और उसके परिवार को चलाने के लिए, घर को बनाने के लिए, खेत को बीज डालने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए वो पैसा समय समय पर भेजता रहा। लेकिन अभी जब वो छूटा तो उसके अकाउंट में जितना पैसा था, उस पैसे से उसने अपनी बेटी को एक मोबाइल ख़रीदा। क्योंकि अभी स्कूलें लॉकडाउन की वजह से बंद चल रही हैं, तो वो बेटी ऑनलाइन पढ़ रही है। तो कोई ये सोचे कि बंदी जेल चला गया है व्यक्ति तो उसका घर लुट गया, बर्बाद हो गया। तो आशा की जो किरण है वो हर जगह होती है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि सरगुजा की मिट्टी से आपको बहुत प्यार है। लगातार लंबे समय तक आप सरगुजा में रहे हैं। सरगुजा में के विकास को भी लेके आपने कई, आपकी किताबें भी छपी है, किताबों में आपके कई गज़ल और शायर भी छपे हैं। क्या मोटिवेशन आता है आपको, कैसे इस चीज़ों को करते हैं आप? अब देखिए, चारों तरफ जो हरियाली है, खुशहाली है, आपका इतना सुंदर व्यवहार है, आपके यहाँ जितने लोग बाग खड़े हैं, हर एक चेहरे में, खड़े जेल के कैंपस में चेहरे पे मुस्कुरान है। आमतौर पे लोग जेल का गेट देख के ही मन रोना चालू कर देते हैं, लेकिन हमारे जेल में एक अलग माहौल होता है। और इसके लिए मैं अपनी जेल के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पूरी टीम है, बंदीगण है, सबको श्रेय देता हूँ कि ये लोग जो है अनुशासन में रहते हैं। मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आज अंबिकापुर जेल में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। वे भी अपने आप में एक उपलब्धि तो है। आपका शहर हरा भरा है और नीट एंड क्लीन है, भारत सरकार उसको पुरस्कार दे रही है। तो इतने सुंदर शहर में, इतनी सुंदर संस्कृति में, इतने अच्छे लोगों के साथ जब मैं खड़ा होता हूँ तो अपने आप को भाग्यशाली मान ही लेता हूँ। मेरी कोशिश है रिटायरमेंट के बाद यहीं आसपास कहीं रहूँगा। नहीं, बहुत अच्छा सर, आपका जो सोच है, क्योंकि कैदियों को लेके भी आपने एक बात कही कि कैदियों को रोज़गार दिया जाता है। जैसा हम आनंद से भी मिले, आनंद के परिजनों से मिले। आनंद का कहना था कि मैंने कला के केंद्र में मैं जीरो था, लेकिन जेल में आके मैंने बढ़ई का काम सीखा और कुशल कारीगर बना। तो उसके लिए किस प्रकार से आप लोग प्रयास कर रहे थे? 3 स्तर पे हम बंदियों को पहले देखते हैं कि बंदी अगर निरक्षर है तो हम उसको साक्षर बनाते हैं कि वो कुछ पढ़ लिख जाए, ताकि अपने बारे में जाने, परिवार के बच्चों की पढ़ाई के बारे में जाने और अपराध ना करे। जब वो शिक्षित हो जाता है, यहाँ पर इग्नू का सेंटर है, NOIS का है, ओपन स्कूल का है, संस्कृत के यहाँ पर 200 कैदी संस्कृत पढ़ते हैं। तो जब पढ़ाई उसकी पूरी होती है तो हम कोशिश करते हैं उसको ट्रेनिंग दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। तो पिछले 3 सालों में 1200 कैदियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया और कौशल विकास में उनको प्रमाण पत्र मिलता है और उनको पैसा भी मिलता है। और जब वो जेल से छूट के जाते हैं तो अपनी जीविका को अच्छे से चला लेते हैं। ये हमारी कोशिश, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का जो मार्गदर्शन है, वो लोकल के जो अधिकारी है उन सबका बहुत सहयोग रहता है और बहुत टीम वर्क से काम करते हैं। जी सर, जैसा कि आनंद जैसे लोग जो यहाँ से निकलते हैं, आनंद जैसे लोगों के लिए आगे यहाँ से निकलने के बाद जो मंजिल होगी वो बहुत कठिन रास्ता होगा। जैसे समाज में आज ये कहा जाता है, आपके द्वारा भी बताया गया कि जेल से निकलने के बाद लोगों को घृणा की नज़र से भी देखा जाता है। तो उनको लेके किस प्रकार का अपन मुहिम चलाए, आप किस प्रकार का सोच रखते हैं उसको लेके? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक समाज के लिए संदेश भी है कि व्यक्ति से अपराध हुआ, उसने कैदी बन के सज़ा काट ली, लेकिन जब वो जेल से बाहर आ रहा है, प्रायश्चित कर चुका है, तो उस व्यक्ति को, उसकी भावनाओं को, उसके परिवार को और उसके सामाजिक सरोकार को स्वीकार करने की ज़रूरत है। उससे नफ़रत मत करो। अब गलती किया है, वो सज़ा काट लिया है, अब उसके साथ जो है मानवीय व्यवहार रखो। मैं एक अपनी कविता संग्रह है खुला आकाश, उसमें 2 लाइनें लिखा हूँ कि मिले खुशी तो ज़माने में बांट दे रंजन। रंजन मेरा तखल्लुस है। मिले खुशी तो ज़माने में बांट दे रंजन, अकेले जाना अगर गम तुझे बुलाते हैं। तो यहाँ पर हम सारे लोग जो हैं आदमी हैं और हम आदमी के ही काम नहीं आएंगे तो फिर मानवता का क्या मतलब है।
अपने पिता को जेल से बाहर अपने पास पाने का सुख और ऊपर से डॉक्टर बनने के सपनों पर अगर पिता की मेहरबानी हो, अगर पिता का आशीर्वाद हो तो यामिनी की किस्मत का क्या कहना। यामिनी चहक रही है, यामिनी खिल रही है, यामिनी उड़ रही है। यामिनी को पता है कि अब खुला आसमान उसके बाहों में आ चुका है। यामिनी को पता है कि अब उन्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यामिनी को पता है कि अब उनके पिता उनके हमराह बन चुके हैं। यामिनी को पता है कि अब हमराह बने पिता उनके जीवन की राह पर बहुत आगे लेकर चले जाएंगे और इसलिए यामिनी अब पूरी तन्मयता के साथ बढ़ती जा रही है। जी, आपने देखा कि कैसे एक पिता अपने बच्ची को एक ऐसे अभाव में, एक ऐसी परिस्थिति में अकेला छोड़कर और जेल की सज़ा काट रहे थे, लेकिन बच्ची के एक सपने थे, एक अरमान थे कि हमें डॉक्टर बनना है। और उस बच्ची के इस सपने को पूरा करने में उनके साथ संबंधियों ने भी विशेष सहयोग दिया और कभी न कभी उस बच्ची का जो सपना है वो आज देखने को मिलता है। हमारे साथ वह बच्ची यामिनी नागवंशी मौजूद हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में पिता के अभाव में भी डॉक्टर बनने का अपना जो सपना है उसको अनवरत जारी रखा है। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने इस सपने को पूरा करने में कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ा इनको। आइए इनसे जानते हैं। जी यामिनी, मीडिया 24 में आपका स्वागत है। जी, आपने बचपन में ही पिताजी आपसे दूर चले गए थे, उनकी सजा चल रही थी, ऐसे में आपका जो पढ़ाई का दौर था वो कैसा रहा? कितनी परिस्थितियाँ, कैसी कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा? कैसे आप स्कूल जाती थी और स्कूल में जो खर्च होता था बुक्स खरीदने में, कापियाँ खरीदने में, कैसे उनकी पूर्ति आप करती थी? मैं जब स्कूल जाती थी तो मेरे बुक और कॉपीज़ के पैसे तो मेरी माँ देती थी, पर कभी कभी स्कूल फीस भरने के लिए मैं दूसरे के घर में काम करने के लिए भी जाती थी। और फिर पापा को भी बहुत मिस करती थी। जब स्कूल में कुछ फंक्शन होता था तो सबके पापा आते थे तो मेरे पापा मेरे साथ नहीं रहते थे, तो बुरा लगता था, पर क्या कर सकते थे, और बहुत ज़्यादा मिस करती थी। तो आप दर्द भरी बात कही आपने कि हाँ, जब स्कूल में बच्चे हर किसी के माता पिता आते और आपके पिताजी नहीं हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं वास्तविकता ये है कि ये तकलीफ़ वाली बात तो है। लेकिन आपने इस बीच में जो आपने पढ़ाई किया, क्या सपना आपका था? कैसे आप सपने को पूरा करने के लिए क्या सोचती थी? मैं अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरा मेहनत लगाती थी, पर रात को आधे रात को जाग जाग के पढ़ती थी। और 10th क्लास में मेरा डिवीज़न आया है फर्स्ट, पर अभी 11th में एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, नहीं हुआ है हम लोगों का जी, कोरोना के चलते। तो कोरोना के चलते ही स्कूल सब बंद हो गया था। तो फिर सर लोग बोले थे कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। तो मेरे पापा 15 अगस्त को जेल से रिहा हुए, उसके बाद फिर आए, तो फिर मैं उनको बताई कि मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर वो मेरे लिए फ़ोन खरीद दिए। उनके पास उतने पैसे नहीं थे, 8,000 रुपये थे, तो कुछ पैसे माँ से लिए, फिर दुकान गए, फिर ला दिए खरीद के। तो फिर उसके दूसरे ही दिन से मैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करती हूँ, आजकल कर पा रही हूँ। बात की जाए कि आप इतना संघर्ष के साथ, जैसा आपने बताया, मोबाइल के अभाव में आप पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, आपका सपना है डॉक्टर बनने का, फिर भी आप उस सपने को पूरा करने में कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रही थी। आपके पिता के आने के बाद आपको मोबाइल भी मिला। अब कैसा सपना है? अपने पिता के सपने को कैसे पूरा करेंगी आप? क्या बनेंगे? कैसे सपने को पूरा करेंगी? अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए मैं मेहनत करूंगी, अच्छे से पढ़ाई करूंगी, और इस साल फर्स्ट डिवीज़न लेकर कॉलेज में अच्छे से एडमिशन करवाऊंगी, मेडिकल फील्ड वाले कॉलेज में। उसके बाद फिर कोर्स करूंगी डॉक्टर का, उसके बाद डॉक्टर बन जाऊंगी। कहीं ना कहीं जब जो परिस्थितियाँ आपने बताई, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, डॉक्टर बनने के लिए आपको कई प्रकार की मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होगी, हो सकता है कोचिंग की भी आवश्यकता होगी, उसको लेके क्या प्लान है आपका? मैं डॉक्टर का कोर्स करना चाहती हूँ, और अभी हमारे स्कूल में मेडिकल फील्ड के लिए हेल्थ केयर सब्जेक्ट है जो मैं ली हूँ, और उसी के फील्ड में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल में होती है, वो बहुत सारी चीज़ें हम हेल्थ केयर सब्जेक्ट से
पढ़ सकते। हम और आपके आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिनके पास में सुविधाओं का अभाव होता है, लेकिन जब उनके पास उनके माता पिता या फिर उनके आस पड़ोस या कोई ईश्वर रूपी व्यक्ति आकर कहता है कि आप अपने सपनों को पूरा करें, हम आपके साथ हैं, तो हमारी ख्वाहिशों को पंख लग जाते हैं, हमारे सपनों में उड़ान आ जाती है, हमारे सपनों में जान आ जाती है। आज ऐसा ही हो रहा है सरगुजा की यामिनी के साथ। दरअसल यामिनी के पिता को 15 अगस्त को अच्छे व्यवहार के कारण जेल से रिहा किया गया। इसके बाद कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनकी बच्ची मोबाइल नहीं होने के कारण मोबाइल के अभाव में हैं। 8,000 रुपये जोड़कर आनंद ने जेल से नाता तोड़ा था, जिसके बाद अपनी पत्नी से सहयोग मांगकर अपनी बेटी के लिए एक कोशिश की, उसे डॉक्टर बनाने की। यही नहीं, जब आनंद जेल में थे तब आनंद की पत्नी यामिनी को पढ़ाती थी, इसीलिए आज वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाह रही है। अपने पिता के संघर्ष को याद करते हुए आगे डॉक्टर बनकर पिता के सपनों को पूरा करना चाह रही है। मीडिया 24 न्यूज़ यामिनी के सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और आनंद जैसे पिता को सैल्यूट करता है। मीडिया 24 न्यूज़ के लिए सरगुजा संभाग से रविश अग्रवाल की रिपोर्ट। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।